नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव बीजेपी की जीत के साथ संपन्न हो गया। नवनिर्वाचित सांसदों को सीएम ने जीत की बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। लोकतंत्र के महापर्व में बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार और पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, केंद्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का, केंद्र के संगठनकार, विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, ओम प्रकाश धनखड़ का धन्यवाद करता हूं कि पूरे हरियाणा का सर्व अनुसूचित जाति समाज एक मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जो राज्यसभा में भेजा है, इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश का सर्व अनुसूचित समाज, हमारे केंद्रीय संगठन का और प्रदेश संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है। उन्होंने तो 90 विधानसभा के प्रतिनिधियों का स्वागत किया है। आज जरूर थी राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में के अंदर कोई भी कानून पास होगा तो लोकसभा में पास होगा। इसलिए हरियाणा प्रदेश से जो सांसद जो आज राज्यसभा में गए हैं तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि हरियाणा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा को मेरी हार्दिक बधाई। उम्मीदवारों की सफलता लोकतंत्र की जीत है। हमारे महान राष्ट्र के विकास में उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनिर्वाचित सांसदों का मुंह मीठा करवाकर भी उन्हें शुभकामनाएं दी। हरियाणा में आखिरकार राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव के परिणाम वैसे ही आए जैसा कि सीएम मनोहर लाल ने दावा किया था। हरियाणा की राज्यसभा सीटों के लिए मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहा। इस बार की हरियाणा प्रांत से 2 राज्यसभा की सीटें रिक्त हुई थी। इस चुनाव में सभी 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के एक एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं। 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पंवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहाँ सदन में उठाने की बात करेंगे। हरियाणा की जनता का इसमें लाभ होगा। मैं पुनः जिन विधायकों ने भी हमें समर्थन दिया है, और आज तो समर्थन दिया या नहीं दिया, 90 के 90 विधायकों को मैं आज बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। शुक्रवार को हुए मतदान में बीजेपी उम्मीदवार को 31 वोट, निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय को 28, कांग्रेस उम्मीदवार को 29 वोट मिले। हालांकि वोटों की गणित कुछ इस तरह बनी कि कार्तिकेय विजय घोषित हुए। दरअसल हरियाणा के कुल 90 विधायकों में से एक निर्दलीय ने मतदान नहीं किया, एक वोट खारिज कर दिया गया, जिससे 88 वोट वैध हो गए। यानी हर उम्मीदवार को जीतने के लिए 29.34 वोट चाहिए थे, क्योंकि कृष्णलाल पंवार को 31 वोट मिले थे।
ऐसे में उनका 1.66 वोट बीजेपी समर्थित शर्मा के हिस्से चला गया, क्योंकि कार्तिकेय दूसरी वरीयता के उम्मीदवार थे। ये रहा जीत का फॉर्मूला। राज्यसभा में एक विधायक 1 वोट कर सकता है। 1 वोट की वैल्यू 100 अंक के बराबर होती है। 89 विधायकों ने वोट किया, लेकिन 1 रद्द हुआ। 88 वोटों के कुल 8800 अंक बने। जीत का गणित था 8800 बटा 3 + 1 यानी 2934 अंक। दोनों उम्मीदवारों को वोट मिले 29 यानी 2900 अंक। वोट संख्या बराबर होने की वजह से जीत अंकों पर आधारित थी। इसके बाद कृष्णलाल पवार के 66 अंक कार्तिकेय को ट्रांसफर किए गए। कार्तिकेय के पास हो गए 2900 + 66 यानी कि 2966। हरियाणा प्रदेश से जुड़े मुद्दों को संसद के ऊपरी सदन तक पहुंचाने में हरियाणा के सांसद अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में मिली इस जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में आशा उठी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को कुरुक्षेत्र के मसाना गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर श्री पंचनद स्मारक ट्रस्ट में संस्थान की गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान संस्था से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। यही आएंगे आपके पास। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत हर संभव सहायता दी जा रही है। केंद्र के साथ साथ हरियाणा की सरकार भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के जरिए प्रभावित बच्चों तक लाभ पहुंचा रही है। महामारी ने जिनका परिवार उजाड़ा, सरकार बनी रही उनका सहारा। सरकार ने बढ़ाया हाथ, नहीं कहलाएंगे अनाथ। जो गुजर गया वो लम्हा था, जो रह गया वो जिंदगी। अपनों का यूं रूठ जाना मानो मुश्किलों को दावत दी। महामारी का काल भले आकर लौट गया, लेकिन उसके दिए जख्म दर्द का एहसास कराते रहते हैं। महामारी में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। इनमें कई परिवार ऐसे भी थे जिनमें बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। फिर से माता पिता का साया छिन जाना असहनीय पीड़ा है। ऐसे में बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे ही बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार ने उठाई। केंद्र सरकार पीएम चाइल्ड केयर फंड से बच्चों को आर्थिक मदद देने का काम कर रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का खर्चा भी केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। कोविड महामारी के कारण से बहुत से इसके दुष्परिणाम हुए हैं। इनमें ये भी ध्यान में आया है कि कुछ परिवारों में बच्चों के या तो दोनों माता पिता या अगर उनमें से एक भी माता पिता के नाते से उनकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति या जिन्होंने उनको पालने पोसने के लिए गोद लिया हुआ था, ऐसे माता पिता, उनकी डेथ के कारण से वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब इन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए हम एक योजना शुरू कर रहे हैं
उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। योजना के जरिए सरकार ऐसे बच्चों का हाथ थामने का काम कर रही है जिन्होंने महामारी में अपना लगभग सब कुछ खो दिया। बोल रहा हूँ, मेरे ब्रदर के पीछे हाल ही में कोरोना में डेथ हो चुकी थी और उनका बेटे को सरकार ने सहायता भी दी है और अभी प्रधानमंत्री ने पीछे करके घोषणा भी करी थी कि बच्चे जो ऐसे बच्चे हैं उनकी अच्छी सहायता की जाएगी। वो सहायता बच्चों को मिली है। अब बच्चों को 9.5 लाख रुपया मिलेगा और बच्चे की स्कूल फीस माफ़ हो चुकी है। बच्चे को एक 2,000 रुपये पेंशन भी आती है और उसका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी हो चुका है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो सरकार ने इतना सोचा इन बच्चों के बारे में। प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ कोरोना की पहली और दूसरी दोनों लहर में अनाथ हुए बच्चों को मिल रहा है। सरकार अपनी इस पहल के साथ बच्चों का लालन पालन कर रही है। मुख्यमंत्री बाल विकास योजना, अनाथ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए आर्थिक मदद, बच्चों को 2500 रुपए की मासिक सहायता मिलेगी। कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लालन पोषण की जिम्मेदारी उठाने वालों को मिलेगी मदद। परिवार न होने पर संस्थाएं उठाएंगी भरण पोषण की जिम्मेदारी। किशोर बच्चियों को ब्याज के साथ 51,000 का शगुन। स्कूलों में पढ़ रहे अनाथ बच्चों को मिलेगा एक टैबलेट। योजना के तहत जो बच्चे परिवारों में रहेंगे उन्हें प्रति बच्चा 2500 रुपए प्रति माह 18 साल तक दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जब यह बच्चे पढ़ाई शुरू करेंगे और 18 साल तक विद्यार्थी रहेंगे उनको 12,000 रुपए प्रति साल अन्य खर्चों के लिए दिए जाएंगे। उनका पूरा खर्च बाल देखभाल संस्थान को दिया जाएगा। राज्य में 59 ऐसे संस्थान हैं। तो ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में सबसे पहला हमारा दायित्व है कि इन बच्चों की देखभाल चाहे परिवार करे अथवा उनका जो देखभाल का काम है वो बाल देखभाल संस्थानों में हो। यदि परिवार करते हैं तो भी, यदि बाल सेवा संस्थान करते हैं तो भी आर्थिक सहायता देना ये हमारा अपना दायित्व है। तो इसके लिए हमने तय किया है कि जो बच्चे परिवारों में रहेंगे ऐसे परिवारों में प्रति बच्चा 2500 रुपये प्रति महीने की राशि 18 वर्ष की आयु तक इन ऑर्फन बच्चों को जहां ये पल रहे हैं उनको दी जाएगी। साथ ही इन बच्चों के नाम से आवर्ती जमा खाता खुलवाया जाएगा। 18 साल की आयु तक प्रति माह 1500 रुपए इन खातों में जमा करवाए जाएंगे। जब भी ये बच्चे 21 साल के होंगे तो उन्हें ये आयु पूरे होने पर परिपक्वता राशि प्रदान की जाएगी। और साथ ही इनके नाम से एक आवर्ती जमा खाता खुलवाया जाएगा। 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 1500 रुपए उसमें जमा करवाए जाएंगे। और जब भी ये बालक नौजवान होकर 21 वर्ष का होगा छात्र अथवा छात्रा, तो 21 वर्ष की आयु के बाद परिपक्वता राशि ये इनको दे दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जब ये बच्चा पढ़ाई शुरू करेगा और जब तक 18 साल की आयु तक ये पढ़ाई करता रहेगा अर्थात विद्यार्थी रहेगा, तो इनको 12,000 रुपया प्रति वर्ष अन्य खर्चों के लिए ये दिया जाएगा। जो बच्चे बाल देखभाल संस्थान में रहेंगे उनका पूरा खर्च बाल सेवा संस्थान, जो बाल देखभाल संस्थान है जो कि अभी हरियाणा में 59 है, 59, वहां सब खर्च होगा। हरियाणा में कोरोना काल के दौरान जो बच्चियां किशोर अवस्था में अनाथ हो गई हैं, ऐसी बच्चियों को राज्य के 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करवाई जाएगी।
12वीं तक ये बच्चियां कस्तूरबा गांधी स्कूलों में आवासीय शिक्षा मुफ्त हासिल करेंगी। इन बच्चियों के खाते में 51,000 रुपए की राशि भी अभी डाली जाएगी। इन बच्चियों को शादी के समय ये राशि ब्याज के साथ प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी आगे की जिंदगी सही ढंग से बसर कर सके। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जो किशोर अवस्था में अनाथ हुई हैं, ऐसी बच्चियों को जो हरियाणा में 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, उनमें पढ़ाई होगी, चाहे वो 6ठी से 8वीं हैं, 6ठी से 10वीं हैं अथवा 12वीं तक। जो हमारे कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय हैं, इनमें आवासीय शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जाएगी और इन बच्चियों को जब इनकी शादी होगी उसके लिए अभी से 51,000 रुपए उनके खाते में जमा करा दिया जाएगा ताकि समेत ब्याज उनको ये राशि उनके विवाह के समय ये उपलब्ध होगी। कुछ बच्चों के खाते बैंकों में खोलकर उनको एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने के लिए कुछ सहायता हो जाए, तो इस योजना को हम लागू कर रहे हैं। ये बच्चे चाहे वो कोविड की पहली लहर हो 2020 की अथवा 2021 की दूसरी लहर हो, सब बच्चों को ये सहायता दी जाएगी। किसी भी बच्चे के जीवन में माता पिता की कमी को पूरा कर पाना असंभव है, लेकिन बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए शिक्षा, पोषण और सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। सरकार की मदद से बच्चों के बेहतर जीवन बसर करने में अब मदद मिलेगी। हरियाणा प्रशासनिक सुविधाओं के मामले में दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा बनकर उभरा है। हरियाणा में प्रशासनिक कामकाज का डिजिटलाइजेशन का तेज रफ्तार से विकास हो रहा है। हरियाणा सरकार इस क्षेत्र में जल्द एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा सरकार प्रशासनिक अमले में डिजिटल क्रांति लाने का काम कर रही है। सरकार और जनता के बीच योजनाओं और सुविधाओं का क्रियान्वयन करने वाला प्रशासन जितना मजबूत होगा, लोगों को उसका फायदा भी ज्यादा मिलेगा। हरियाणा की मनोहर सरकार सरकारी दफ्तरों से कागजातों का ढेर कम कर डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रही है। अधिकारियों का तकनीक से जुड़ाव सरकारी दफ्तरों की तस्वीर बदलने का काम कर रहा है। इसी क्रम को सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है और आने वाले अक्टूबर महीने में हरियाणा सरकार प्रशासनिक प्रणाली में एक और उपलब्धि शामिल कर लेगी और वो है ई ऑफिस का नया वर्जन। इसे लागू करने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसका जायजा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने लिया। बैठक में संजीव कौशल ने कहा कि सरकारी कार्यालयों के फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से आगे बढ़ाए जाने का काम जारी है। इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ई ऑफिस का नया वर्जन 7 अक्टूबर महीने तक शुरू कर दिया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति के काम में कोई देरी न हो। ई ऑफिस का नया वर्जन 7 टैबलेट और आईपैड में भी खुल सकेगा। एक ही समय पर कई डॉक्यूमेंट एक साथ खुलेंगे। कर्मचारियों को बोलकर लिखने की सुविधा मिलेगी। नए वर्जन में पैराग्राफ रेफरेंसिंग फीचर भी उपलब्ध होगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कार्य करने की सुविधा मिलेगी। ई ऑफिस के 7वें वर्जन से एक बार फिर प्रशासनिक कामकाज को मॉडिफाई कर बेहतर किया जा रहा है। डिजिटल वर्ल्ड जरूरतों को तकनीक के साथ जोड़ने का काम करता है। अब सरकारी दफ्तर भी डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा बन रहे हैं। इससे सरकारी दफ्तरों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की काम करने की क्षमता बढ़ेगी। सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस की व्यवस्था को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के रूप में लागू किया गया है ताकि दफ्तरों का काम पेपरलेस ढंग से किया जा सके, जिसे अब तक प्रदेश के 146 विभागों, बोर्ड और कॉरपोरेशनों में लागू किया जा चुका है। इनमें 123 विभाग, 22 सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो शामिल हैं। हरियाणा में ई ऑफिस के 32,000 से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं,
जिनके लिए 6 से 8 टेराबाइट डाटा स्टोरेज बढ़ाया गया है। हरियाणा में फिलहाल ई ऑफिस का वर्जन 5.6 लागू है, जिसे अक्टूबर महीने में नए वर्जन 7 में अपग्रेड कर सभी विभागों में लागू किया जाएगा और इसे इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। अपग्रेड सिस्टम के साथ अधिकारी कर्मचारी लोगों को तय समय में बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। हरियाणा प्रदेश में बीते 7 सालों में प्रशासनिक ढांचे में जिस तरह से बड़े बदलाव किए गए हैं, वो दूसरे राज्यों के मॉडल बनकर उभरा है। जल्द लागू होने वाले नए वर्जन से भी प्रशासनिक कामकाज को नई रफ्तार मिलेगी। हरियाणा में खेलो इंडिया का आयोजन अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। समापन कार्यक्रम इसकी शुरुआत की तरह ही भव्य होगा। इसकी तैयारी भी हरियाणा सरकार ने पूरी कर ली है। जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और फेमस फिल्म एक्टर आमिर खान बतौर अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हरियाणा खेल क्षेत्र में अव्वल है। दूसरे राज्य के खिलाड़ी भी हरियाणा की स्पोर्ट्समैनशिप से खुद का हौसला बढ़ाती हैं। राज्य की इसी खेल भावना ने सरकार को बेहतर से बेहतर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। खिलाड़ियों का जोश किसी भी वजह से फीका न पड़े, इसका ख्याल हरियाणा सरकार बखूबी रखती है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखती है। हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया की मेजबानी के मौके को भी अपने शानदार आयोजन के साथ ऐतिहासिक बनाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के मार्गदर्शन में बड़ी बखूबी से खेलों का आयोजन, खिलाड़ियों का ठहराव, खेलों में संस्कृति का समावेश किया गया। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि हरियाणा में एथलीटों का सबसे बड़ा दल पहुंचा। खेलो इंडिया में हिस्सा लेने के लिए देश भर से 8,500 खिलाड़ी हरियाणा आए और अपने खेल का हुनर देश भर को दिखाया। साथ ही पंचकुला के स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव लिया। देश भर से आए खिलाड़ियों ने एक मत होकर हरियाणा को स्पोर्ट्स हब और स्पोर्ट्स पावर हाउस कहा, जो हरियाणा और मनोहर सरकार के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। खिलाड़ियों से मिली प्रशंसा सरकार की मेहनत वसूल हो जाने जैसा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 8वें दिन भी हरियाणा का जलवा बरकरार है। 36 गोल्ड मेडल के साथ हरियाणा लगातार पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर बना हुआ है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन से 5 राज्य इस समय सूची में सबसे ऊपर बने हुए हैं और उन्होंने अब तक कितने मेडल जीते हैं। तो खेलो इंडिया में टॉप 5 राज्य हैं। हरियाणा 36 गोल्ड मेडल, 30 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सबसे ज्यादा पदक के साथ टॉप पर बना हुआ 102 पदक है। महाराष्ट्र की बात करें तो 34 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल है, 90 कुल पदक हैं। वहीं कर्नाटक की बात करें तो 17 गोल्ड मेडल हैं, 12 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं, 45 कुल पदक हैं। वहीं मणिपुर की बात करें तो 13 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं, 20 कुल मेडल हैं। तमिलनाडु 5वें नंबर पर बना हुआ है, 11 गोल्ड मेडल हैं, 12 सिल्वर मेडल है और 16 ब्रॉन्ज मेडल है, 39 कुल पदक हैं। तो सबसे टॉप पर हरियाणा 102 मेडल के साथ बरकरार है और उसमें सबसे ज्यादा 36 गोल्ड मेडल है, 30 सिल्वर है और 36 से ब्रॉन्ज मेडल है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर बना हुआ है 90 पदक के साथ और वहीं कर्नाटक तीसरे नंबर पर 45 पदक के साथ। मणिपुर चौथे नंबर पर है 20 पदक के साथ और
तमिलनाडु 39 मेडल के साथ 5वें नंबर पर है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हरियाणा का दबदबा लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शुरू से ही हरियाणा ने अपनी पकड़ जो है वो बनाई हुई है और दबदबा देखने को मिल रहा है। 102 पदक जो हैं वो कुल हरियाणा की झोली में अब तक आ चुके हैं। आज 8वां दिन है। आपको यह भी बता दें कि 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स चलेंगे और ऐसे में हरियाणा की बेटियों के साथ साथ बेटों ने भी अपना बहुत बेहतर प्रदर्शन जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किया है। तो 36 गोल्ड मेडल हरियाणा की झोली में अब तक आ चुके हैं। सिल्वर 30 है और ब्रॉन्ज मेडल 36 है। हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।